वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे टी.एस. एलियट के जो कुछ भी रिमेनिंग वर्क्स हैं उनको। सबसे पहले हम कंफर्म कर रहे हैं टी.एस. एलियट का एक बहुत ही फेमस वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और ये टी.एस. एलियट का बहुत ही फेमस वर्क है। जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था, पब्लिश ये 2 टाइम्स हुआ है। पहली बार 1915 में पब्लिश हुआ था और कलेक्शन का नेम था जिस कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था पोएट्री अ मैगज़ीन ऑफ वर्स। इस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम 1917 में पब्लिश हुआ था, एक कलेक्शन आया था पोएम्स का और उस कलेक्शन का नेम था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। इस कलेक्शन में सेकेंड टाइम 1917 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। इस वर्क का जो जैनर है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मैंने आपको बताया है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक एक्टिव स्पीकर होता है और एक पैसिव लिसनर होता है। इस वर्क में टी.एस. एलियट ने एक टेक्निक यूज़ की है और वो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो कैरेक्टर होता है वो अपने पास्ट में जा कर के चीज़ों को सोचता रहता है। पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है, फिर प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है, पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है, फिर प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। मतलब उसके जो विचार होते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरफ मूव ऑन किया करते हैं। इस तरह की टेक्निक को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो ये वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये इन्फ्लुएंस्ड बाई है दांते के वर्क से। आपको मालूम है दांते इटालियन राइटर है, इटालियन पोएट है, उससे टी.एस. एलियट बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। तो जो ये वर्क है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये दांते की जो वर्क्स हैं, दांते की जो राइटिंग स्टाइल है उससे इन्फ्लुएंस्ड वर्क है। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर कंफर्म करते हैं इस वर्क को लेकर के। इस वर्क में बहुत सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं। रेफरेंसेस यहाँ पर बाइबिल के हैं। शेक्सपियर का वर्क है हेनरी फोर्थ, उसका भी रेफरेंस है। शेक्सपियर का वर्क 12th नाइट, उसके रेफरेंसेस हैं। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का ड्रामा है उसका भी रेफरेंसेस है। मेटाफिजिकल पोएट एंड्रयू मार्वेल, उसके भी रेफरेंसेस यहाँ पर इस वर्क में लिए गए हैं। जो ये पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये शो करती है द फ्रस्ट्रेशन एंड द बोर्डम ऑफ लाइफ इन बिग सिटी। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा बोर्डम होती है, उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा होता है, वो आइसोलेट कितना ज़्यादा फील करते हैं, वो लोनलीनेस कितना ज़्यादा फील करते हैं। इन रियलिटी वो कितने ज़्यादा हालो होते हैं, कितने ज़्यादा एम्पटी होते हैं, इन सारी चीज़ों पर फोकस कर रही है ये पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। देखिएगा इस पोएम का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो प्रूफ्रॉक है। प्रूफ्रॉक जो है वो एक मिडिल एज्ड मैन है, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। प्रूफ्रॉक जो है अब वो धीरे धीरे गंजा भी हो रहा है, उसके सर में धीरे धीरे बाल भी कम हो रहे हैं। प्रूफ्रॉक जो है वो इनडिसिसिव नेचर का पर्सन है, वो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता है। प्रूफ्रॉक की जो पर्सनालिटी है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तो उसकी रियल पर्सनालिटी है और दूसरी तो उसकी इमेजिनेटिव पर्सनालिटी है। मतलब वो इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन इन रियलिटी वो कुछ भी कर नहीं पाता है। तो एक तो उसकी इमेजिनेशन वाली इमेजिनेटिव पर्सनालिटी है जहाँ पर वो बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ सोचता है, और दूसरी पर्सनालिटी उसकी जो है वो रियल पर्सनालिटी है, यथार्थ पर्सनालिटी है, जहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं पाता है। उसकी जो लाइफ है वो लोनलीनेस वाली लाइफ है। उसको हमेशा एक रिग्रेट रहता है कि उसका किसी अच्छी लेडी से लव अफेयर नहीं हो पाया। उसकी जो सेक्सुअल नीड है वो आज तक फुलफ़िल नहीं हो पाई। उसकी जो कार्नल नीड है, उसकी जो फिजिकल नीड है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। प्रूफ्रॉक जो है वो एक यंग लेडी से लव करता है और प्रूफ्रॉक जो है वो उसको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन इन रियलिटी वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो जा कर के उस लेडी को प्रपोज करे। तो यहाँ पर इस पोएम में जो प्रूफ्रॉक है
वो इमेजिनेशन कर रहा है और इमेजिनेशन में उस लेडी के साथ में, यंग लेडी के साथ में एक होटल में जाना चाहता है, रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, बैठकर बातें करना चाहता है और उसको प्रपोज करना चाहता है। आगे में लिखा है प्रोफ्रॉग इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर। प्रोफ्रॉग जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है ऑफ द पोएम, इस पोएम का। और प्रोफ्रॉग जो है वही स्पीकर है यहाँ पर। वो एक मिडिल एज्ड मैन है, वो लैमेंट करता है, बिलाप करता है। वो जो फिजिकली है, इंटेलेक्चुअली है, वो इनर्सिया से सफ़र कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहा है, फिजिकली भी इनएक्टिव हो रहा है और इंटेलेक्चुअली भी इनएक्टिव हो रहा है। उसको हमेशा एक बात हांट किया करती है कि उसको कार्नल लव नहीं मिला। कार्नल लव का मतलब फिजिकल लव होता है। वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो ये कुछ सेंट्रल पॉइंट हैं जो मैंने आप लोगों को इस पोएम के बारे में बता दिया है कि इस पोएम का मेन कंटेंट क्या है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस भी हैं इस वर्क को लेकर के, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये लाइन पूछी जाती है, इसको आप अच्छे से कंफर्म करिएगा। देखिएगा, जो प्रोफ्रॉग है वो इमेजिनेटिव हो रहा है और वो कल्पना में, इमेजिनेशन में वो अपनी प्रेमिका से कहता है, क्या कहता है, लेट अस गो, चलो हम चलें, यू एंड आई, तुम और मैं। तुम और मैं का मतलब एक तो मैं मतलब प्रोफ्रॉग और दूसरा उसकी प्रेमिका। तो वो इमेजिनेटिव हो रहा है और कह रहा है, कह रहा है लेट अस गो, चलो हम चलें, यू एंड आई, तुम चलो और मैं चलूँ। कब चलें, व्हेन, जब, द इवनिंग, जो इवनिंग है, इज स्प्रेड, वो फैली हुई हो, आउट अगेंस्ट द स्काई, स्काई के सामने, लाइक, जैसे कि, आ पेशेंट, एक मरीज, एथराइज्ड, बेहोश हो करके, अपाना टेबल, टेबल पर लेटा हुआ होता है। बहुत ही अच्छी इमेजरी का यूज किया है टी.एस. एलियट ने यहाँ पर। टी.एस. एलियट यहाँ पर कह रहा है प्रोफ्रॉग के द्वारा, प्रोफ्रॉग कह रहा है अपनी प्रेमिका को एड्रेस करते हुए, इमेजिनेटिव है वो और इमेजिनेशन में ही वो अपनी प्रेमिका को एड्रेस कर रहा है प्रोफ्रॉग, और कहता है लेट अस गो, चलो हम चलें, यू एंड आई, तुम चलो और मैं चलूँ। तुम और मैं चलूँ, होटल चलें, रेस्टोरेंट चलें, बैठकर बातें करें, लेकिन कब हम चलें, जब जो ये इवनिंग है वो स्काई के सामने स्प्रेड हो, फैली हुई हो, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ऑपरेशन टेबल पर जो पेशेंट होता है वो मदहोश लेटा हुआ होता है, बेहोश लेटा हुआ होता है। मीन्स प्रोफ्रॉग का कहने का मतलब यह है कि जब इवनिंग पूरी तरीके से मदहोश हो, मतलब जो ये विस्तृत फैला हुआ आकाश है उसके सामने जो ये इवनिंग है, जब वो मदहोश हो, उस समय हम और तुम दोनों चलें। फिर उसके बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस और भी हैं। देखिएगा, जो प्रोफ्रॉग है वो सोचता है कि मैं पहुंच गया हूं, होटल पहुंच गया हूं, रेस्टोरेंट में पहुंच गया हूं, अपनी प्रेमिका के साथ में बैठा हुआ हूं। वो सोचता है कि क्या मुझे अपनी प्रेमिका को तुरंत बोल देना चाहिए कि हाँ मैं तुमसे लव करता हूं, क्या मुझे तुरंत कहना चाहिए या अभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्या मेरे पास में टाइम है अभी रुकने के लिए। फिर वो सोचता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। तब वो कहता है देयर विल बी टाइम, काफ़ी समय है, टू मर्डर एंड क्रिएट, यहाँ तक इतना समय मेरे पास में अभी है कि मैं मर्डर कर सकता हूँ और मर्डर को क्रिएट भी कर सकता हूँ। एंड और टाइम फॉर ऑल दी वर्क्स, और जितने भी मेरे काम हैं उनको पूरा कर देने के लिए भी टाइम है मेरे पास में। एंड डेज ऑफ हैंड्स, डेज ऑफ हैंड्स का मतलब होता है रूटीन के वर्क, और जो कुछ भी रूटीन के वर्क हैं उनको भी करने के लिए मेरे पास में टाइम है। डैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, ऑन योर प्लेट का मतलब उसके सामने, उसके सामने मैं क्वेश्चन रखूं, लिफ्ट उठाऊं एंड ड्रॉप, डैट लिफ्ट मैं क्वेश्चन उठाऊं एंड ड्रॉप और उसको ड्रॉप करूं, ऑन योर प्लेट उसके सामने, उसके लिए भी टाइम है। टाइम फॉर यू, तुम्हारे पास भी टाइम है, एंड टाइम फॉर मी, और मेरे पास भी टाइम है। कहता है एंड और टाइम समय है, येट अब भी, फॉर 100 इनडिसीजन्स,
कि मैं 100 बार इनडिसिसिव हो जाऊं, 100 बार मैं अपना दिमाग चेंज कर लूं, मैं इनडिसिसिव हो जाऊं कि नहीं मुझे अपनी प्रेमिका को प्रपोज भी नहीं करना है। तो 100 टाइम इनडिसिजन्स होने के लिए, इनडिसिसिव होने के लिए भी टाइम है। एंड और फॉर 100 विजन्स, 100 बार सोचने के लिए टाइम है। एंड रिविजन्स, और उन पर विचार करने के लिए टाइम है। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, इसलिए टोस्ट और टी को ले लेता हूँ उससे पहले इतना सब कुछ किया जा सकता है, टाइम ही टाइम है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पर रखी गई हैं, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा। यहाँ पर टी.एस. एलियट जो है वो प्रिंस हैमलेट से खुद को कंपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो प्रिंस हैमलेट से खुद को कंपेयर नहीं कर रहा है। टी.एस. एलियट यहाँ पर जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग का जो कैरेक्टर रख रहा है, प्रूफ्रॉग जो है वो इनडिसिसिव है, तो यहाँ पर प्रूफ्रॉग जो है वो अपने आप को प्रिंस हैमलेट से कंपेयर करना चाहता है थोड़ी देर के लिए, कि प्रिंस हैमलेट भी इनडिसिसिव है और मैं भी इनडिसिसिव हूँ। लेकिन फिर प्रूफ्रॉग सोचता है कि प्रिंस हैमलेट जो है वो एक महत्वपूर्ण पर्सन है, लेकिन मैं उस तरीके का महत्वपूर्ण पर्सन नहीं हूँ, तो मैं अगर खुद को कंपेयर करता हूँ प्रिंस हैमलेट से तो वो अच्छा नहीं होगा। तब प्रूफ्रॉग कहता है कि नो, नहीं, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ। नार वाज मींट टू बी, और ना ही मैं प्रिंस हैमलेट बनना चाहता हूँ। आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, मैं तो प्रिंस हैमलेट का एक अटेंडेंट लॉर्ड के तरीके से हूँ। वन दैट विल डू टू स्वेल प्रोग्रेस, एक ऐसा लॉर्ड ड्रामा में प्रोग्रेस करने के लिए स्टार्टिंग में या 2-3 सीन में आ जाता है। मीन्स यहाँ पर प्रूफ्रॉग कहता है कि मैं कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, मैं प्रिंस हैमलेट के तरीके से नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य सा कैरेक्टर हूँ, मैं तो एक प्रिंस हैमलेट के लॉर्ड के तरीके से हूँ, सेवक के तरीके से हूँ, जिसका केवल ड्रामा में इम्पॉर्टेंस इतना होता है कि वो ड्रामा को प्रोग्रेस देने के लिए 2-3 सीन में आ जाता है। एडवाइज, सलाह देने के लिए दी प्रिंस को। फिर कहता है नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। एन ईजी टूल, कि मैं एक आसान व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत ही ईजी पर्सन हूँ। डिफरेंशियल, जिसको रिस्पेक्ट मिल जाए। ग्लैड, खुश हो जाता है। टू बी ऑफ यूज, अगर वो किसी काम का हो जाए, अगर वो किसी के काम आ जाए, किसी यूज का हो जाए, उसको रिस्पेक्ट मिल जाए तो खुश हो जाता है। मैं एक ऐसा साधारण सा पर्सन हूँ। पॉलिटिक, मैं नम्र भी हूँ। कासस, मैं सतर्क भी हूँ। एंड मेटिकुलस, और इसके साथ ही साथ मैं केयरिंग भी हूँ, केयर करने वाला भी हूँ। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, मैं बड़ी बड़ी बातें कहता हूँ, लंबी लंबी कहावतें कहता हूँ। बट लेकिन अ बिट ऑब्ट्यूज, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो थोड़ा मंद है। एट टाइम्स, कभी कभी। इंडीड, वास्तव में। आलमोस्ट, लगभग। रिडिकुलस, मैं थोड़ा मजाकिया भी हो जाता हूँ। आलमोस्ट, लगभग। एट अ टाइम्स, कभी कभी। द फूल, मैं मूर्ख के तरीके से भी बर्ताव करता हूँ। तो मैं अपना कंपैरिजन प्रिंस हैमलेट से नहीं कर सकता हूँ। प्रूफ्रॉग जो है वो पहले अपना कंपैरिजन प्रिंस हैमलेट से करना चाहता है, क्योंकि प्रूफ्रॉग जो है वो इनडिसिसिव है, वो अपनी प्रेमिका के सामने प्रपोजल नहीं रख पा रहा है। लेकिन बाद में जो प्रूफ्रॉग है वो अपनी प्रेमिका के सामने प्रपोजल रखने या न रखने को लेकर के प्रिंस हैमलेट से अपने आप को कंपेयर करना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद में जो प्रूफ्रॉग है वो सोचता है कि अब मैं ओल्ड हो रहा हूँ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं यंग लगूँ, जिससे मैं अपनी प्रेमिका को प्रपोज कर सकूँ और मेरी प्रेमिका मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर सके। तो प्रूफ्रॉग कहता है आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई सेल वियर, मैं धारण करूँगा, मैं पहनूँगा। दी बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स, मेरे ट्राउजर्स का जो बॉटम्स है रोल्ड, उसको मैं टर्न करके, उसको मैं मोड़ करके पहनूँगा। प्रूफ्रॉग कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मैं यंग लगने के लिए अपनी ट्राउज़र का जो बॉटम है, ट्राउज़र का जो निचला हिस्सा है, उसको मैं थोड़ा फोल्ड करूँगा,
जिससे मैं थोड़ा फैशनेबल लगूं, थोड़ा मैं यंग लगूं। फिर प्रूफरॉक कहता है शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, क्या मुझे अपने बालों को पीछे की तरफ खींचना चाहिए जिससे कि जो मेरा गंजा वाला भाग है सर का वो दिखाई ना पड़े। फिर प्रूफरॉक कहता है कि डू आई डेयर, क्या मुझे हिम्मत करनी चाहिए टू ईट अ पीच, कि मैं एक पीच को खाऊं, मैं एक आड़ू को खाऊं। फिर प्रूफरॉक सोचता है कि नहीं, आड़ू खाने वाला विचार ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं आड़ू खाता हूँ तो मेरे जो दांत हैं वो हिल जाएंगे, वो हिलने लगेंगे और मेरी पोल खुल जाएगी कि हाँ मैं यंग नहीं हूँ। फिर कहता है कि आई सेल वियर, मैं पहनूंगा वाइट सफ़ेद कलर का फ्लैनल ट्राउजर्स, फैंसी ट्राउज़र पहनूंगा। एंड वॉक, और मैं टहलूंगा अपान दी बीच, समुद्र के किनारे, जहाँ पर पहले कभी मैं टहला करता था जब मैं जवान हुआ करता था। आई हैव हर्ड, वहाँ पर मैंने सुना है द मरमेड्स, जल परियों को सिंगिंग, गाते हुए ईच टू ईच, एक के बाद एक। अब प्रूफरॉक कहता है कि जब मैं यंग था तब तो परियां गाया करती थी, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आई डोंट थिंक, अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, डैट की दे विल सिंग टू मी, वो मेरे लिए अब कोई गाना गाएंगी, क्योंकि मैं अब ओल्ड हो चुका हूँ। तो इस तरीके से ये पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, आप लोग अच्छे से कन्फर्म कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ते हैं। टी.एस. एलियट का एक वर्क है मर्डर इन दी कैथेड्रल। ये बहुत ही अच्छा वर्क है और ये ड्रामा वर्क है, मीन्स पोएटिक ड्रामा है, वर्स ड्रामा है। इसका जो जैनर है वो वर्स ड्रामा है, मीन्स ड्रामा रिटन इन पोएटिक फॉर्म है। पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था कैंटरबरी फेस्टिवल जब मनाया गया था 1935 में परफॉर्म किया गया था। जो ये वर्क है, जो ये ड्रामा है, वो बेस्ड है, वो आधारित है द मर्डर ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। सेंट थॉमस बैकेट जो हैं वो एक सेंट हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, उनका मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ था कैंटरबरी कैथेड्रल में हुआ था। कैथेड्रल का मतलब सराय होता है, इन होता है, वहाँ पर उनका मर्डर हुआ था ड्यूरिंग द रीन ऑफ हेनरी सेकेंड। किंग हेनरी सेकंड का जब शासनकाल इंग्लैंड में चल रहा था तो उस समय सेंट थॉमस बैकेट का मर्डर हुआ था एक सराय में। टी.एस. एलियट का मर्डर इन दी कैथेड्रल। जब टी.एस. एलियट इस ड्रामा को है तो जो प्रोड्यूसर होता है वो टी.एस. एलियट से कहता है कि इस ड्रामा में जो मटेरियल है उसका कुछ भाग रिमूव कर दो, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, विवादास्पद हो सकता है। तो टी.एस. एलियट जो होता है वो उस भाग तो उस ड्रामा से उस पार्ट को तो रिमूव कर लेता है, लेकिन उस पार्ट को लेकर के वो एक नई पोएम आगे चल कर के लिखता है जिसका नेम बर्ट नॉर्टन होता है। आप लोग याद रखिएगा कि बर्ट नॉर्टन जो है वो टी.एस. एलियट की पोएम है। टी.एस. एलियट ने मर्डर इन कैथेड्रल ड्रामा में कुछ पार्ट्स ऐसे लिखे थे जिसको प्रोड्यूसर ने रिमूव करने के लिए कहा था। तो टी.एस. एलियट ने मर्डर इन कैथेड्रल से उस पार्ट को रिमूव करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, एक पोएम लिख डाली थी बर्ट नॉर्टन, और उसमें उस पार्ट को इंक्लूड कर दिया था। देखिएगा सेंट थॉमस बैकेट जो है उसका मर्डर होता है, 4 नाइट्स होते हैं, 4 सरदार होते हैं, वो उसका मर्डर करते हैं सेंट थॉमस बैकेट का। उसके बाद में वो लोग अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने मर्डर किया है तो गलत नहीं किया है। है मर्डर इन कैथेड्रल, यहाँ पर कोरस भी आए हुए हैं। कोरस का मतलब होता है कि जो सिंगिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में भी वो आते हैं, सिंगिंग करते हैं, और ड्रामा के लास्ट में भी वो सिंगिंग करते हैं, मतलब ड्रामा की ओपनिंग भी कोरस करते हैं और ड्रामा की क्लोजिंग भी कोरस करते हैं। इस ड्रामा का मर्डर इन कैथेड्रल का जो सेंट्रल थीम है वो है शहीद होना, ये इसकी सेंट्रल थीम है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वर्क की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्क है टी.एस. एलियट का। इस वर्क का नेम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टी.एस. एलियट का वर्क है। ये वर्क पब्लिश हुआ था
एक कलेक्शन पोएम का आया था प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर टी.एस. एलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी पब्लिश हुआ था। इसी वॉल्यूम में, इसी कलेक्शन में ये वर्क पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पब्लिश हुआ है। इस वर्क की जो टाइटल है उसको टी.एस. एलियट ने डिराइव किया है, लिया है। हेनरी जेम्स एक राइटर है, उसका नॉवेल है, उपन्यास है, जिसका नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हेनरी जेम्स का जो नॉवेल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसी की टाइटल को टी.एस. एलियट ने अपनी इस पोएम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लिए यूज किया है। इस वर्क में एक एपिग्राफ भी आया है, आप लोग लर्न रखिएगा। और जो ये एपिग्राफ है, ये क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा, वहाँ से एपिग्राफ को लिया गया है। इस पोएम में 3 सेक्शंस हैं, 3 भागों में ये पोएम डिवाइडेड है। और जो ये 3 भाग हैं वो डील करते हैं डिफरेंट सीज़न, अलग अलग ऋतु को डील करते हैं। पहला सेक्शन विंटर की बातें कर रहा है, दूसरा स्प्रिंग की बातें कर रहा है, और थर्ड जो है वो ऑटम की बातें कर रहा है। ये जो पोएम है वो हमें बताती है द स्टोरी ऑफ अ फेल्ड फ्रेंडशिप, एक फेल्ड फ्रेंडशिप, एक फेल्ड लव की स्टोरी को बताती है बिटवीन द स्पीकर। इस पोएम का जो स्पीकर है वो और एक यंग लेडी है, वो उसके बीच में जो फेल्ड फ्रेंडशिप है, फेल्ड लव है, उसकी स्टोरी को इस वर्क में मेंशन किया गया है। अब हम लोग टी.एस. एलियट को कंप्लीट करने वाले हैं। टी.एस. एलियट के कुछ वर्क्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं फॉर टाइटल बेस्ड क्वेश्चन के लिए। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ही मेंशन यहाँ पर किए हैं, जैसे कि अगर टाइटल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है टी.एस. एलियट से तो आप लोग कर पाएँ। यहाँ पर मैंने द कॉकटेल पार्टी वर्क रखा है, ये ड्रामा है, इसका जैनर लर्न रखिएगा। द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है, इसका भी जैनर ड्रामा है, आप लोग लर्न रखिएगा। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये वर्क है, ये एक यसे है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी एक यसे है टी.एस. एलियट का। द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, ये भी एक यसे है टी.एस. एलियट का। स्विनी एमंग द नाइटिंगेल्स, ये एक पोएम है। ईस्ट कोकर, ये भी एक पोएम है टी.एस. एलियट की। तो इस तरीके से टी.एस. एलियट, तो आज की क्लास में टी.एस. एलियट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग नेक्स्ट राइटर कमला दास को स्टार्ट करेंगे। कमला दास जो है वो बहुत ही लेंदी राइटर नहीं है, इंडियन राइटर है। कुछ सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन वर्क्स की डिटेल और बायोग्राफी को ही हमें डिस्कस करना है कमला दास की। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।